गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग प्रायः वाक्य में किया जाता है। अब सबसे पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। जैसा कि विराम शब्द से स्पष्ट है कि विराम का अर्थ होता है रुकावट या ठहरना। जब वक्ता कहने वाला व्यक्ति अपने भावों या विचारों को प्रकट करते समय जब बीच में सांस लेकर आगे की ओर बढ़ता है तब वह विराम कहलाता है। अब विराम की परिभाषा यहाँ है, अर्थ है कि लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्हों का महत्व इतना होता है कि उसके गलत प्रयोग से, अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि विराम चिन्हों का महत्व क्या होता है। यहां मैंने एक उदाहरण दिया है, उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो, यहाँ एक ही वाक्य दो बार लिखा गया है। अब इसमें विराम चिन्हों का देखो हम प्रयोग करके आपको बताते हैं कि इसका महत्व कितना बढ़ जाता है। तो यहाँ पहले वाक्य में देखो, उसे रोको मत जाने दो, तो यहाँ हमने कॉमा लगा दिया। अब इसका अर्थ हो गया उसे रोको मत जाने दो। अब दूसरे वाक्य में देखो, उसे रोको मत, यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया, जाने दो। अब दोनों वाक्य का अर्थ अलग है। यहाँ कॉमा का प्रयोग किया गया है, अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, इससे इसके अर्थ में बदलाव आ गया है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग भली भांति होना चाहिए और सही स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करने से वाक्य की स्पष्टता बढ़ जाती है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ हम आपको विराम चिन्हों की जानकारी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से विराम चिन्हों का महत्व होता है। आप विराम चिन्हों के प्रकार और चिन्ह, तो विराम चिन्ह 15 प्रकार के होते हैं। 15 प्रकार के जो चिन्ह होते हैं उनके अलग अलग होते हैं और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में आपको बताएंगे। पहला पूर्ण विराम, उसका चिन्ह इस तरह है, एक बड़ी पाई खींच देते हैं। दूसरा है अर्ध विराम, यहाँ बिंदु रख करके नीचे कॉमा लगा देते हैं। तीसरा है अल्प विराम, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका चिन्ह इस तरह से होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका प्रयोग इस तरह से चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है। अगला प्रकार है उद्धरण चिन्ह, इसमें दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है हम एग्जाम्पल देकर आपको बताएंगे। अगला प्रकार है निर्देशक चिन्ह, इसका चिन्ह इस तरह से होता है, बड़ा डैश की तरह होता है। आठवां है विवरण चिन्ह, दो बिंदु रख करके एक छोटी सी लाइन खींच दी जाती है। अगला चिन्ह है, अगला प्रकार है अपूर्ण विराम, इसमें सिर्फ दो बिंदु लगा दिए जाते हैं। अब इसके आगे आपको और चिन्हों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अभी इसके पहले हम आपको बता रहे थे प्रकार व चिन्हों के बारे में, तो उसी क्रम में आगे अगला प्रकार है योजक चिन्ह, इसका चिन्ह इस तरह से होता है। फिर 11वां नंबर है कोष्ठक चिन्ह, इसमें 3 प्रकार के कोष्ठक चिन्ह होते हैं, जिसे हम छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक के नाम से जानते हैं। अगला प्रकार है संक्षेप चिन्ह, इसको ऐसे बिंदु रख करके कॉमा लगा देते हैं। अगला फिर प्रकार उसके बाद लोप सूचक चिन्ह, जैसा कि आपने बीजगणित में सुना होगा, प्लस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, फिर गुणा का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह, ये है लोप सूचक चिन्ह। इनका प्रयोग उस समय होता है जहां पर स्पेस होता है और चिन्हों का लोप होता है। अगला प्रकार है प्रतिशत चिन्ह, इसका चिन्ह इस तरह से होता है। और लास्ट में अंतिम चिन्ह है समानता सूचक चिन्ह,
इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये है चिन्हों के प्रकार। इन चिन्हों का विस्तृत जानकारी हम आपको एक एक प्रकार के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको पहला प्रकार बताएंगे, पूर्ण विराम का प्रयोग। अब पूर्ण विराम क्या है? पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से ठहरना, अर्थात भली भांति रुकना। तो पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर शेष वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। तो यह कई स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। तो यहां हमने एक उदाहरण दिया है, यह पुस्तक अच्छी है। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो अंत में इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं, गीता खेलती है। यहां चिन्ह हमने पूर्ण विराम का लगा दिया। अब दूसरी स्थिति यह है कि जब हम किसी व्यक्ति के पूर्ण रूप का वर्णन करते हैं, अर्थात उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, तो भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे गोरा बदन पूर्ण विराम, स्फूर्तिमय काया, मदमाते नेत्र, भोली चितवन, चपल अल्हड़ गति। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का वर्णन किया गया है, उसके रूप वर्णन, सौंदर्य वर्णन के बारे में बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में भी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। और एक स्थिति और आती है, प्राचीन काल में जब पद्यों की, काव्यों की रचना हुआ करती थी, तो उसके अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ परहित सरिस धर्म नहीं भाई पूर्ण विराम, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये प्राचीन काल के पद्य रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद अगला प्रकार आपको हम बताएंगे। प्रकार का चिन्ह है अर्ध विराम का प्रयोग। इसका चिन्ह इस तरह से होता है, बिंदु रख करके नीचे कॉमा लगा दें। तो इसका प्रयोग कई स्थितियों में किया जाता है। तो इसकी तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है कि जब वाक्य संयुक्त वाक्य हो और उसमें उपवाक्य दिए गए हो। तो संयुक्त वाक्य और उपवाक्य दोनों को जोड़ने में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां मैंने उदाहरण दिया है कि उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए। अब यहाँ पर चिन्ह अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, परंतु वे सब निष्फल हुए। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, इसमें दो वाक्य दिए गए हैं, एक संयुक्त वाक्य है और दूसरा उसका उपवाक्य है। तो दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अब दूसरी स्थिति क्या है कि जब मिश्र वाक्य में वाक्य दिए गए हों, तो मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य के साथ अलगाव प्रकट करने की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। तो ये मिश्र वाक्य है, इसमें एक प्रधान वाक्य है और साथ में दूसरा वाक्य है जो दोनों को अलग कर रहा है। तो यहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरी स्थिति में देखें, जब कोई व्यक्ति कई उपाधियां धारण किया हो, उसके पास कई डिग्री हो, तो वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जब उसकी डिग्री को हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे डॉक्टर अशोक जायसवाल, एमए, पीएचडी और डीलिट। यहां अलग अलग डिग्री दी गई है। तो इन डिग्री को दर्शाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीन स्थितियां हैं, इनमें अर्धविराम का प्रयोग होता है। अब अगले टाइप का जो विराम चिन्ह है वह है अल्प विराम का प्रयोग। अल्प विराम शब्द से तात्पर्य है कि जब हम लिखते हैं तो थोड़ा रुकते हैं, ठहरते हैं, अर्थात पूर्ण विराम की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है, तो उसके चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। तो अब यहां पर भी अल्प विराम कई स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर एक पहली स्थिति क्या है कि जब
एक तरह के कई शब्द हों, वाक्यांश हों या फिर वाक्य हों, तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए। अब इस वाक्य में देखें कि कई शब्द हैं। कई शब्दों को एक साथ प्रकट करने के लिए थोड़ा रुक करके तब आगे की ओर बढ़ते हैं, तब इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश, कॉमा, सुरेश, कॉमा, महेश और वीरेंद्र। अंतिम दो शब्दों को और शब्द से जोड़ करके तब उसके बाद वाक्य को पूर्ण करते हैं। तो जब कई शब्द एक साथ हों तो उसमें अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अभी इसके आगे और स्थितियां आती हैं और उन स्थिति में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको पहली स्थिति बताया। अब इसके बाद अगली स्थिति है जिसमें हम आपको अल्प विराम का प्रयोग बताएंगे। स्थिति ये है कि जब भावातिरेक के कारण शब्दों की पुनरावृत्ति हो, अर्थात एक ही शब्द कई बार प्रयोग किए गए हों भाव को दर्शाने के लिए, तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। तो यहाँ पर ये जो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, इस भाव को व्यक्त करने के लिए बार बार प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों के साथ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगली कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति को अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए बार बार पुकारते हैं तो वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे महेश, तुम यहां ठहरो। तो यहां पर महेश के लिए संबोधन किया गया है, तो यहां पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अगली स्थिति यह है कि जब वाक्य में हाँ या नहीं को वाक्य से अलग किया जाता है तो वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ मैं कविता करूंगा, नहीं नहीं मुझे जाना ही नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगली स्थिति यह है कि जब वाक्य में दो वाक्य हो और दोनों वाक्य पर, परंतु, इसलिए, क्योंकि, तथापि जैसे शब्दों में से किसी एक शब्द से जोड़े गए हों, तो इन शब्दों के प्रयोग से पहले अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह विद्यालय न जा सका, कॉमा, अल्प विराम का प्रयोग, क्योंकि वह अस्वस्थ था। तब यहां पर क्योंकि शब्द है, इसलिए इसके पहले जो वाक्य है उसमें अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उद्धरण से पूर्व, जैसे हम किसी को विशेष रूप से कथन के माध्यम से कहते हैं। जैसे राम ने श्याम से कहा अपना काम करो। तो अब ये जो डबल इन्वर्ट कामा है यानी उद्धरण का चिन्ह है, इसके पहले वाले वाक्य में कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से अगली कंडीशन में क्या है, जब वाक्य में यह, वह, तब, जब और अब के लोप होते हैं, शब्द लोप होते हैं, तो वहां पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे जब जाना ही है तो जाओ। यहां पर जब से जो वाक्य शुरू हुआ, जब जाना ही है, तो यहां पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आगे पूर्ण वाक्य करके पूर्ण विराम का प्रयोग कर देते हैं। कभी कभी वाक्य में बस, वस्तुतः, वास्तव में प्रयोग किए जाते हैं शब्द, तो इन शब्दों के प्रयोग के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। तब यहां पर वास्तव में प्रयोग किया गया है, तो इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है।
अब इसके बाद जो हम आपको बताएंगे चिन्ह वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा कि प्रश्नवाचक चिन्ह से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है और उसमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से होता है जो वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रकार है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जब हृदय में हर्ष, आश्चर्य, शोक, करुणा, प्रसन्नता जैसे भाव हम व्यक्त करते हैं तो अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।